जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एयरफोर्स वोकैबुलरी में। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ इडियम एंड फ्रेजेस। इससे पहले हमने सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली है। कॉम्प्रीहेंशन में मैंने PQRS और यहाँ तक कि पैसेज भी आपको सारी चीज़ें बता दी आपको किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करना है और किस तरीके से PQRS को सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो सारी वीडियोज़ देख लेना। तो मेरी तरफ से मैंने आपको कॉम्प्रीहेंशन और यहाँ तक कि ग्रामर के सारे रूल्स, जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जो हर बार एग्ज़ाम में टॉप रिपीटेड पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि मैंने फिलर्स के फॉर्म में, एरर्स के फॉर्म में आपको करवा दिया है। पिछली बार मैंने अभी इससे पहले फिक्स्ड प्रेपोजिशन वगैरह काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी हैं, तो नहीं देखी तो जाके देख लेना। इससे पहले मैंने क्वेश्चन टैग भी करवा दिया है, नहीं देखी तो वो भी जाके देख लेना। सारी चीज़ें मेरी तरफ से इंग्लिश में होती चली जा रही है और अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है और एग्ज़ाम तक मैं काफ़ी कुछ चीज़ें और भी कवरअप करवा दूँगी। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग मैंने आपको बता दिया काफ़ी, मैंने मॉक टेस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं रीजनिंग की। मैथ्स भी मैंने करवाई और जीके जीएस की मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी है। तो नहीं देखी तो जाके चैनल विजिट करो, प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस। देखो, ये एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हमारे वोकैब में। आपको पता हो कि जो इंग्लिश की जो वोकैब है हमारी, वो टोटली कम से कम 5 to 6 मार्क्स में आती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो 1 मार्क्स में सिनोनिम्स, 1 मार्क्स में एंटोनिम्स, 1 मार्क्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 मार्क्स में इडियम एंड फ्रेजेस आ जाएंगे। ठीक है, और फिर इसी के साथ आपकी फिलर्स के फॉर्म में आ जाते हैं, तो वैसे में आ जाते हैं कुछ इडियम एंड फ्रेजेस को ही लेकर, मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटली 5 to 6 मार्क्स में आपको वो कैब दिख जाएगी। कई बार 2 सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार एक आध दो एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं, आपके सिनोनिम एंड एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं। पैसेज में भी एक आता है सिनोनिम या एंटोनिम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वोकैबलरी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको वोकैब नहीं पता तो आप इजीली 5 to 6 मार्क्स छोड़ रहे हो अपना। ठीक है, आपने कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज और PQRS नहीं किया तो आप 6 मार्क्स उसमें छोड़ रहे हो, तो 12 मार्क्स तो आपके ऐसे कट जाएंगे। ग्रामर में टोटली 8 मार्क्स की आती है, ग्रामर 8 to 9 मार्क्स में ग्रामर आती है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज की जो वीडियो हमारी उसमें हम करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, मैं खुद आपको आंसर्स बता रही हूँ। एट द 11th आवर, इससे आप क्या समझ रहे हो? मैं ये भी बताऊंगी अभी कि आपको याद कैसे करना है। इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट। मैं लिख दूं तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट, राइट। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, इसका मतलब होता है आखिरी समय में। अब आप इसे याद कैसे करोगे? आप इसे याद करोगे 11th आवर से। 11th आवर के बाद 12th जैसे ही बजता है, तब क्या हमारा शुरू हो जाता है? नेक्स्ट डे। 12 बजते ही हमारा कौन सा शुरू हो जाता है? नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे का मतलब क्या हो गया कि अगला दिन हमारा शुरू हो गया। तो 11th आवर का क्या मतलब है कि लास्ट, हमारे आज के दिन का लास्ट टाइम चल रहा है ये। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी लास्ट का अंतिम क्षण जो होता है, आखिरी समय जो होता है, उसे कहते हैं हम। ठीक है, तो वो होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं एट द 11th आवर। ठीक, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, आप इससे क्या समझ रहे हो? अगर आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप, ऑयल है, ऑयल यानी तेल, तेल है, उसे अगर आप बर्न करोगे, मतलब जलाओगे तेल को, तो उसका मतलब क्या है कि तेल बिल्कुल, अभी जैसे नॉर्मल तेल है, उसे आप जलाओगे तो वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है तेल। ठीक है, वो चिपचिपा सा हो जाता है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने उस पर मेहनत की है, उस पर हमने अपने एफर्ट्स डाले हैं, उसे हमने जलाया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर, तो मतलब मैं इसका यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका मतलब है टू वर्क और स्टडी, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। इसका मतलब हो गया देर रात तक कड़ी मेहनत या फिर पढ़ाई करना, तो उसे कहते हैं हम बर्न द मिडनाइट ऑयल।
इसे आप समझ सकते हो कि रात भर एक गर्म तेल में जलना, मिडनाइट का मतलब क्या हो गया कि रात भर, ठीक है, मिडनाइट में गर्म तेल में जलना, यानी हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब होता है टू वर्क, मतलब काम करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, और स्टडी लेट इनटू द नाइट, मतलब रात तक, देर रात तक जलना, ठीक है, देर रात तक पढ़ना, देर रात तक मेहनत करना, ये होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। इसका मतलब हो गया, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, जैसे बुलेट है, बुलेट को कौन कौन चला सकता है? एक क्या नॉर्मल इंसान बुलेट को चला सकता है जिसकी हाइट 5 फुट में हो, या वो एक ऐसे पतला सा इंसान हो, ऐसे इंसान हो, वो बुलेट को चला लेगा? बुलेट भारी होती है, तो उसको चलाने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए? करेज चाहिए। करेज मतलब साहस चाहिए हमारे अंदर, हमारे अंदर साहस होनी चाहिए बुलेट को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो, इसका मतलब है टू फेस अ डिफिकल्ट टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, ठीक है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। इसका मतलब हो गया कि मुश्किल परिस्थिति का हम मतलब करेज मतलब साहस करते हैं, साहस से उसका सामना करते हैं। मुश्किल मुश्किल जो हमारी परिस्थितियां होती है, मुश्किल जो हमारी सिचुएशंस होती है, हमारी डिफिकल्ट सिचुएशंस को हम अपनी करेज, अपनी साहस से उनका सामना हम करते हैं। तो उसका मतलब हो गया कि टू टू बाइट द बुलेट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अ रेड लेटर डे। ये सारे पीवाईक्यू रिपीटेड हैं, ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने कहीं से उठा दिया है, ये पीवाईक्यू बेस्ड हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एट द 11th आवर जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, एट द 11th आवर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अ रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या समझते हो आप लोग? इसका मतलब है, देखो, डे है मतलब दिन हो गया, ठीक है, और रेड लेटर डे मतलब, इसका मतलब आप समझ सकते हो कोई इंपॉर्टेंट सा दिन है। रेड अलर्ट क्या होता है ये समझो, हमेशा रेड अलर्ट नहीं होता ना। रेड अलर्ट का मतलब हो जाता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर या तो कोई चीज़ें डिफिकल्ट सिचुएशन में है, और या तो कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, तो उसे कहते हैं रेड अलर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तौर पर हम इसे याद कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, आप इसे याद कर सकते हो। इसका मतलब है एन इम्पॉर्टेंट और memorable day, right? an important और memorable day, इसका मतलब हो गया कोई इंपॉर्टेंट दिन और एक मेमोरी भरा हुआ दिन। जो इंपॉर्टेंट दिन होता है उसको हम अपनी मेमोरीज में कैद कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खुशी का जो दिन होता है हमारे लिए वो होता है, ठीक है। तो वो हो गया अ रेड लेटर डे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब क्या हो गया है कि एक ऐसा गिफ्ट, आप इसे गिफ्ट के मतलब एक ऐसा गिफ्ट जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अ गैप, द गैप का मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब हो गया कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन क्या समझते हो? हमारी बातचीत करने का तरीका। इसका जो मीनिंग होता है ये होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग इलोक्वेंटली, ठीक है, ELOQUENTLY, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी के बात करने का जो बेहतरीन होता है, कोई ऐसा इंसान आपने देखा होगा जिसको पब्लिक स्पीकिंग का शौक होता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके जिसकी जो कन्वर्सेशन स्किल होती है ना बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम द गिफ्ट ऑफ द गैप।
ठीक है, यानी गिफ्ट मिलना। गैप का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि कन्वर्सेशन स्किल, उनकी स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उन्हें कहते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग इलोक्वेंटली। ठीक है, इलोक्वेंटली। ओके, तो ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बताए। ये थे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टोटली आज मैंने 5 करवाए हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करवाऊंगी। टोटली यहाँ पे मैंने अभी 15 निकाले हुए हैं। तो ये आज मैंने आपको वोकैब में ये भी करवा दिया। इससे पहले मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी इंपॉर्टेंट मैंने सारे डाले हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के लेकर आ जाती हूँ। मेरा ये है कि मैं आपको कम ही कंटेंट दूँ, बट इतना दूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सफिशिएंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैं बस उसी के लिए देती हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं सारी कहीं से भी कोई भी बुक ले लूँ और फिर वहाँ से मैं ऐसे टॉपिक्स ले लूँ या फिर वहाँ से ऐसे मैं वर्ड्स ले लूँ और आपको करवा दूँ। ठीक है, तो अगर इससे पहले आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया होगा और किसी टीचर से आपने, बढ़िया टीचर से अगर आपने पढ़ा भी होगा, इंग्लिश अभी तक आपकी कंप्लीट होगी, तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये वर्ड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं बताऊं कि अभी आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है इस बीच में। अगर यहाँ पे अभी आपने बहुत बढ़िया मेहनत कर दी ना, अच्छी मेहनत कर दी अभी अगर आपने, तो फिर आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो आपने अपने सपने देखे हुए हैं वो बिल्कुल ही कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो कंपटीशन को देखते हुए हमें मेहनत करनी है। देखो, आप ये मत देखा करो कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। आपको ये देखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। ठीक है, आपकी लड़ाई सिर्फ एक सीट पर है, बट आपको कंपटीशन भी उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पढ़ने वाले बच्चे इस फील्ड में, मतलब डिफेंस के फील्ड में जाने का सपना हर किसी का होता है। ठीक है, तो यही है कि अगर आपको उसमें जाना है तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चल रहा है आपका गोल्डन पीरियड। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आप मुझे टाइम टेबल बता दो कितना पढ़ना चाहिए, तो मैं इसी वीडियो में कवर अप कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अलग से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टाइम टेबल मैं बताऊँ। मैंने इससे पहले 30 डेज प्लान मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। देखो, अभी क्या करना है ना, अभी से आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स पढ़ने हैं। मैं आवर्स में बता रही हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं ना कितने घंटे पढ़ें, तो 7 to 8 आवर्स। अभी आपको लगता होगा इतने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा या नहीं होगा, अभी भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, अभी आपका, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनका 70 to 80% सिलेबस कवर अप होगा, जिन्होंने सच में मेहनत की होगी। ठीक है, मैं ऐसा कोई ये नहीं है कि बस कोई कोई पढ़ा भी ना हो मैं उसे भी ये चीज़ें बताऊं कि नहीं आप पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तभी आप जाके पास होगे। क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल ऐसे इजी नहीं आता है। हाँ, ज़्यादा टफ नहीं होता, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, मॉडरेट होता है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आप हमारे एग्ज़ाम को डाल सकते हो, एयरफोर्स के। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, बट आप बिल्कुल इजी नहीं डाल सकते। आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको एडवांस्ड मैथ अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तभी आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर पाओगे। ठीक है, 20 आउट ऑफ 20 लाना इतना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। वोकैब आपको पूरी आनी चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से आना चाहिए, आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए। इतना इजी नहीं है, बट आपके ये जो 30 डेज बचे हो ना, अगर आप इसे भी यूटिलाइज कर लेते हो, और अगर अभी तक आपने थोड़ा ही बहुत पढ़ा है, यानी अभी आप तक 50% ही सिलेबस कवर अप है, तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, बट आपके दिमाग में आपका टारगेट होना चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको करना है। तो अभी आप 30 दिन जो आपके बचे हुए, आप इसमें मेहनत कर लो, एंड यू विल डेफिनेटली सिलेक्टेड। ठीक है, तो बट ये है कि आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ो। मैं स्पेशली अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूँ, जीके और मैथ मिला के टोटली 15 मार्क्स में आएंगे आपके। अब काफ़ी बच्चों का ये है कि अर्थमेटिक मैथ उन्हें आती है तो उन्हें जीके में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, काफ़ी को जीके आती है तो मैथ्स में प्रॉब्लम है। किसी में भी प्रॉब्लम है ना, अब नए टॉपिक की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ नहीं आती है, तो आप अब ये सोच रहे हो कि आप लास्ट के 1 महीने में मैथ को बिल्कुल घोल के पी जाओगे, आपको बहुत कुछ आ जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा मैथ में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप 30 दिन में एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठ सकते। अगर आप बैठोगे तो बाकी आपकी रीजनिंग, मैथ्स, जीके और यहाँ तक कि इंग्लिश जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप छूट जाएगी आपसे। ठीक है, और फिर भी आपका मैथ्स भी नहीं होगा। अगर अभी तक बीच में आपने 5-6 महीने का आपके पास टाइम है, आपने फॉर्म जब से भरा तब से अभी तक का टाइम था, इससे पहले अगर आपको एयरफोर्स में जाना था तो आपके दिमाग में ये था कि उसमें ये सब्जेक्ट आते हैं, अभी तक आपने मैथ्स नहीं करी, तो अब आप आखिरी के 30 दिन में मैथ नहीं कर पाओगे। अभी तक अगर आपने जीके ज़्यादा नहीं पढ़ी है तो आप आखिरी के 30 दिन में जीके पूरी नहीं पढ़ पाओगे। तो
ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब इतना ही है। अभी तक अगर आपका 50% सिलेबस कवर अप है ना, तो बस इसी में अभी खुश रहो। अभी ये करो कि जो आपको इम्पोर्टेंट, अब ये नहीं है कि आप पूरी जीके पढ़ने बैठ जाओ, शुरू से हिस्ट्री पढ़ो, शुरू से ये पढ़ो, शुरू से मैथ्स के सारे टॉपिक्स पढ़ो करो, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ आपको ये करना है, मैं मैथ्स के इसी में इम्पोर्टेंट बता दे रही हूँ। अगर आप मैथ्स का आपको डाउट है तो प्रॉफिट, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, परसेंटेज कर लो, रेशियो कर लो, एवरेज कर लो, एलसीएम एंड एचसीएफ कर लो, बस ये 5 टॉपिक। टाइम वर्क एंड डिस्टेंस वगैरह छोड़ दो, टाइम वर्क एंड स्पीड छोड़ दो, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है। इसमें आएंगे तो ट्रेन वाले क्वेश्चन, टंकी वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रेन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो ये कर लो। सबसे ज़्यादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लो, परसेंटेज कर लो, और प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, एवरेज कर लो, एलसीएम एंड एचसीएफ जरूर देख लेना। और एलसीएम एचसीएफ के ना नॉर्मल क्वेश्चन मत देखना, ठीक है, थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन देखना एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है। नॉर्मल तो कर ही लोगे, वो तो नॉर्मल है, बट थोड़े से लेवल वाले देखना, क्योंकि ये अक्सर पूछा जा रहा है। मैंने 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा था, और एलसीएम मेरी भी शिफ्ट में आया था अभी 2026 7 वाले में, ठीक है। ये कर लेना। अगर आपको जीके में दिक्कत आ रही है, जीके की मैं बात करूं, गांधी एरा देख लेना, गांधी एरा में जितना भी कुछ हुआ था, हमारे जितने वॉर्स हुए हैं वो देख लेना, हमारी जितनी क्रांति हुई है, पानीपत का युद्ध देख लेना। और उसके बाद मतलब ये सब सिर्फ पढ़ लेना, डेट्स वगैरह देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारी हिस्ट्री में तो मेन इंपॉर्टेंट यही है। हिस्ट्री में ये देख लेना कौन सा स्लोगन किसने दिया था। जैसे मेरे में आया था गांधी जी का एक, गांधी जी ने एक दिया था स्लोगन, तो मेरे में वो आया था जैसे जय जवान जय किसान, ये सारे करो या मरो दिया था ना, तो मेरे में करो या मरो आया था गांधी जी। और जितने भी स्लोगन है ये देख लेना। थोड़े से अवार्ड्स वगैरह देख लेना, मैं इसी में सारी चीज़ें, जीके में मैं सारी चीज़ें कवर अप करवा रही हूँ। थोड़े से अवार्ड्स वगैरह देख लेना, स्पोर्ट्स में देख लेना। अभी देखो, अभी ये चल रहा था ना, कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हुआ है हमारा, तो कॉमनवेल्थ गेम की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी, अभी 4-5 दिन पहले मैंने डाली थी, वो जाके देखो। उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो देख लो, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करूँ मैं, तो नेशनल पार्क वगैरह देख लेना। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी में नदियाँ वगैरह इंपॉर्टेंट होती है, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये सब स्किप ही कर दो, ठीक है, नहीं हो पाया तो। और बाकी जीके में और बात करो, स्टैटिक जीके में तो फोक एंड क्लासिकल डांस देख लेना, 2 चीज़, ठीक है। 1991 का इकोनॉमिक्स में जो 5 ईयर प्लान था, 1991 का देख लेना। 2011 का जो हमारी पॉपुलेशन जो जनगणना हुई थी वो देख लेना ज्योग्राफी में। और उसके बाद और सब्जेक्ट हमारे क्या, पॉलिटी में हमारे 1 to 25 आर्टिकल्स देख लेना। 1 to 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर स्पेसिफिकली मैं 32 बोलूँगी हमारा आर्टिकल, ठीक है। वैसे 35 तक कर पाओ तो बढ़िया है, 32 इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं कर पाओगे तो ये कर लेना। उसके बाद 370 देख लेना एक बारी को, वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा तो नहीं है बट आ सकता है, 370 देख लेना। करंट अफेयर लास्ट के, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अब तुम 6 से 8 महीने के करंट अफेयर कर पाओगे, बट ये है कि कुछ अभी कॉमनवेल्थ गेम मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्पोर्ट्स में जितने भी अभी अभी रिसेंटली में हुए हैं, ठीक है। 2026 में जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था ये देख लेना, क्रिकेट का, ठीक है। और T20 हुआ था ना अभी, तो वो देख लेना। उसके बाद क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली बार मेरे में 2026-7 में ही मुझसे पूछा गया था ये वाला वुमेन क्रिकेट का पूछा गया था, ठीक है, तो ये देख लेना। और उसके बाद मैं बात करूँ, जीके इसी पे कंप्लीट हो जाएगी, जीके में और ऐसा कुछ रहा नहीं है जो मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो आने ही आने हैं, ठीक है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग देख लेना, 2 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स इसमें पक्के हैं। ब्लड रिलेशन का 1 मार्क्स, वो जो तस्वीर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, घुमा फिरा के पूछने वाले, डायरेक्ट नहीं आएंगे, तस्वीर वाले ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज का एक क्वेश्चन परफेक्ट है वो आएगा ही आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट को अगर तुम्हें इजी ना लगे ना, या जिसे नहीं आता हो, तो स्टार्टिंग में मत करना, लास्ट में करना वो, अगर टाइम बच जाए तो, वरना एक क्वेश्चन के चक्कर में 4 क्वेश्चन ले डूबोगे, ये मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रागा में हमारा बस वही कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लो बस, ठीक है। ये सब कर लिया। और उसके बाद फिगर सीरीज देख लेना, टोटली 4 से 5 में, मतलब नॉन वर्बल की मैं कह रही हूँ, ठीक है, वो जो फिगर्स वाले आते हैं ना, एम्बेडेड फिगर, वाटर इमेज और मिरर इमेज देख लेना। फोल्डिंग और कटिंग देख लेना, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। वैसे
इम्पोर्टेंट नहीं है, आना नहीं है, बट वो फिगर वाले जो डॉट वाले नहीं होते, एक जैसे स्टार यहाँ पे है, एक ये यहाँ पे है, तो ये नेक्स्ट वाले में ये नीचे चला गया, तो ये वाले जो होते हैं इसी को फिगर सीरीज कहते हैं ना, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बची इंग्लिश। तो इंग्लिश में ग्रामर में आपको देख लेना है नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, और फिर उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर उसके बाद एडजेक्टिव वगैरह देख लेना। और कंजंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंजंक्शन का एक रूल जरूर आएगा, जैसे नो सूनर हार्डली स्कार्सली का वैन से होता है, नो सूनर का देन से यूज होता है। इस टाइप के जो पेयर वाले होते हैं ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाले जो पेयर वाले हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो सारी जितना मैं बता रही हूँ ना, अगर आप मेरी वीडियोस चेकआउट करोगे ना, मेरे चैनल पे जाओ, पूरी वीडियोस चेकआउट करो, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट कि आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है जितना मैंने आपको बताया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं करवाई है, इसलिए मेरी तरफ से आपका 80% सिलेबस मैंने करवा दिया है। अगर आपने शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी सारी वीडियोस देखी है, तो मैंने इम्पॉर्टेंट के तौर पर जिस तरीके से मैंने सोचा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैंने 80% सिलेबस अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दिया है। बचा 20% वो मैंने आने वाले टाइम पर मैं मॉक वगैरह करवाऊंगी, लाइव सेशन वगैरह लूँगी, तो उसके साथ मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगी लाइव सेशन लेके, और उसके बाद मैं आपके मॉक वगैरह भी लाइव सेशन में करवाऊंगी। तो अगर करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, कोई और टॉपिक रह गया हो तो। और अगर इंग्लिश में मैंने ग्रामर बता दिया, नेक्स्ट बात करते हैं वोकैब की। तो एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक एक सारे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप फ्रेजल वर्ब वगैरह मत देखना, फ्रेजल वर्ब नहीं आती है, ठीक है। कहने वाले कहते हैं कि आ जाती है, तो अगर आपकी 6 शिफ्ट होगी ना, तो 2 शिफ्ट में चाहे आ जाए फ्रेजल वर्ब, वरना नहीं आएगी। इडियम एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब नहीं आती, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेजल वर्ब टाइम बहुत लेती है, दिमाग हैंग कर देती है वो याद करने में, बट आती बाती नहीं है। मैंने 2 बार एग्जाम दिया, एक बारी भी नहीं आई। मैंने काफ़ी सारे शिफ्ट्स के मैंने देखे, एक आध 2 शिफ्ट में आ गई तो आ गई, वरना नहीं आएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी वोकैब है याद करने को। कॉम्प्रीहेंशन की बात करूँ तो मैंने पैसेज किस तरीके से करना है, टोटली 5 मार्क्स में पैसेज आएगी। PQRS किस तरीके से करना है, 1 मार्क्स में PQRS डेफिनेटली आएगा। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो पैसेज की भी और साथ में PQRS का मिला के 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थी टोटली आज की ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया। अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूँ, तो एक्स ग्रुप में देखो भाई, आप फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फिजिक्स, मतलब सबसे ज़्यादा गंदी फिजिक्स आती है, जो मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है। फिजिक्स में टोटली हमारी जो सेक्शनल कट ऑफ 6.25 की जाती है, तो सेक्शनल कट ऑफ आप पहले ध्यान में रखना फिजिक्स को करते वक्त, क्योंकि काफ़ी लोग सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं पार कर पाते हैं ज़्यादा नंबर के चक्कर में। तो अटैम्प्ट उतने ही करना जितने आपको आते हो। 25 का पेपर होता है फिजिक्स का, तो आपका स्कोर कम से कम 15 प्लस होना चाहिए, 15 तो कर ही लेना। मैथ्स की बात करूँ अगर एक्स ग्रुप के, तो मैथ में भी 25 का पेपर होता है, तो 15 प्लस आप इसमें कर सकते हो। इंग्लिश को आपको 20, मैं किसी भी एग्जाम की बात करूँ, इंग्लिश को आपको टारगेट 20 आउट ऑफ 20 करना है। मैंने भी किया था और मैंने अचीव भी किया अपना, 20 प्लस मार्क्स आए हैं मेरे आउट ऑफ 20 में, तो इसी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे हुए, ठीक है। तो यही कर लेना, चाहे आप रीजनिंग से हो, चाहे आप वाई ग्रुप से हो, चाहे एक्स ग्रुप से हो। इंग्लिश में आपको आपके फुल एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि इंग्लिश ही है जो आपका सिलेक्शन करवा भी सकती है और नहीं भी करवा सकती। और इंग्लिश ईजी आती है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। वोकैब, ग्रामर और यहाँ तक कि कॉम्प्रीहेंशन, तीनों पर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो बारी बारी अभी टाइम दो, अभी आपके पास टाइम है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, आपके पास 30 डेज बहुत होते हैं यार। बट लेकिन ये है कि अगर आप इसे यूटिलाइज करते हो तो अच्छा है, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आपको आने वाली है, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरव्यू, जो कि मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। आई होप कि जितने लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी उन्हें समझ में ज़रूर आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कुछ अच्छा सा अगर जो आपको आगे चाहिए हो, या आप वीडियो पसंद आई हो तो, एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो तो। और पिछली वीडियोस जाके चेक ऑन करो प्लीज़, अगर आप देखोगे तो आपको ग्रामर, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको मैंने अपलोड कर दी है, तो फिर वो जाके चेक ऑन करो, पढ़ोगे। एक चीज़ों को 2-2-3 बारी देखो। मैंने इंग्लिश के टॉप 50 एंड 20 रूल्स करवाए हुए हैं 2-3 वीडियो में कवरअप, वो कर लोगे तो ग्रामर कंप्लीट है उसमें, ठीक है। मेरे सारे नोट्स हैं, क्योंकि मैंने भी 2 बार एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो फिर मेरा ये है कि मैं अपने नोट्स खुद शेयर करती हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।